दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई होंगे। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल अपेक्षाकृत लंबा रहेगा। वो फरवरी 2027 में रिटायर होंगे। किस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई पद की शपथ दिलाई, दोस्तों ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। यहां पर जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई है द्रौपदी मुर्मू ने। उन्होंने भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली है। संविधान विधियों की मर्यादा बनाए रखने की बात कही है। जब यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो इस समय 6 देशों के सीजेआई भी मौजूद थे। नेपाल, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका। सीजेआई सूर्यकांत का शपथ ग्रहण बेहद खास था क्योंकि 6 देशों के सीजेआई भी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि फर्स्ट रो में जहां पर प्रधानमंत्री बैठे थे वहां पर विपक्ष का कोई नेता नजर नहीं आ रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पर बैठे हुए हैं। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि खट्टर यहां पर क्यों बैठे हुए हैं, किस हैसियत से खट्टर को पहली रो में बिठाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। क्या हरियाणा कनेक्शन की वजह से खट्टर को यहां पर पहले रो में बिठाया गया है? यह बहुत बड़ा सवाल है। कहा तो जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बगल में नेता विपक्ष को होना चाहिए था। क्या नेता विपक्ष को न्योता नहीं मिला? और अगर इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए नेता विपक्ष को न्योता मिला तो क्या उन्होंने इस न्योते को ठुकरा दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल लंबा होगा इसलिए उन्हें कई महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला देने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ इसको लेकर भी विपक्ष के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का कहा जा रहा है यहां पर पालन नहीं किया गया क्योंकि विपक्ष के नेताओं को फर्स्ट रो में जगह नहीं दी गई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बहरहाल आरोपों से इत्र अगर हम जस्टिस सूर्यकांत के कार्यकाल पर फोकस करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका कार्यकाल लंबा होगा। फरवरी 2027 तक ये सीजेआई पद पर रहेंगे। वहीं अगर हम सीजेआई बीआर गवई की बात करें जो वर्तमान से निर्वर्तमान हो चुके हैं, उनका जो कार्यकाल था महज 6 महीने था तो उनको उतना ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। हालांकि उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन अगर मैं सीजेआई सूर्यकांत की बात करूं तो सीजेआई सूर्यकांत के सामने इस समय बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने 26 नवंबर को आने वाली है क्योंकि 26 नवंबर को एसआईआर के मुद्दे पर एक बड़ी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें देश में एसआईआर चल रहा है और इस समय सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर एक याचिका लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि एसआईआर कराने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका इसलिए लगाई गई है जिससे एसआईआर को रद्द किया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार इस पर लगातार विरोध कर रही है। केरल सरकार ने इसका खुले तौर से विरोध कर दिया है क्योंकि एसआईआर में जो खामियां सामने आ रही हैं, जिस तरीके से बीएलओज की जान जा रही है, मतदाता जिस तरीके से परेशान हैं, जिस तरीके से तमाम लूप होल हैं इसमें, उसको लेकर जो विपक्षी सरकारें हैं, जहां पर डबल इंजन सरकार नहीं है, वहां पर एसआईआर का भयंकर विरोध शुरू हो गया है। अब 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है और ये पहला केस होगा जस्टिस सूर्यकांत साहब का। जस्टिस सूर्यकांत एसआईआर को लेकर क्या फैसला करेंगे, पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। अगर एसआईआर पर वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं, अगर एसआईआर को वो रद्द कर देते हैं तो फिर माना जाएगा कि उन्होंने एक नई लकीर खींची है। और अगर सीजेआई सूर्यकांत एसआईआर के मामले पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं तो माना जाएगा कि ये भी नॉर्मल सीजेआई हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत की पहली परीक्षा, अग्नि परीक्षा 26 नवंबर को होने जा रही है। 26 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 26 नवंबर को होता है संविधान दिवस, जिस दिन पूरा देश प्रस्तावना का पाठ करता है। खासतौर से जो लोकतंत्रवादी लोग हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, वो इस दिन प्रस्तावना का पाठ पढ़ते हैं। तो 26 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत की परीक्षा है और उन्हें एसआईआर मामले पर
एक नई लकीर खींचनी पड़ेगी। वहीं सीजेआई पद की शपथ लेते ही जस्टिस सूर्यकांत ने एक नया संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि जो लंबित मामले हैं कोर्ट में उसका निपटारा किया जाएगा। और ये दोस्तों बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय 90,000 केसेस पेंडिंग है। जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लेने के बाद कहा कि मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं, जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की निगरानी में इनका निपटारा किया जाएगा। वहीं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उसे कम करने की भी कोशिश की जाएगी। इसके लिए जस्टिस सूर्यकांत ने संवैधानिक पीठ बनाने का भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चूंकि सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल लंबा होगा, इसलिए उनसे बैलेट पेपर की बहाली के मामले पर भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ईवीएम को लेकर दोस्तों कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और माना जा रहा है कि अगर ईवीएम पर सुनवाई होगी 2027 फरवरी 2027 से पहले, तो जस्टिस सूर्यकांत इस मसले पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि देश की जनता नहीं चाहती कि कोई चुनाव ईवीएम से हो। ईवीएम में जिस तरीके से धांधली की खबरें आती हैं, जिस तरीके से विपक्ष ईवीएम को लेकर रवैया रखता है, विपक्ष तो कहता है कि जो ईवीएम है वो निष्पक्ष नहीं है, इससे धांधली होती है। और चुनाव आयोग हालांकि ईवीएम को पूरा निष्पक्ष बताता है, कहता है कि इससे कोई भी धांधली नहीं हो सकती है। वहीं विपक्ष बार बार कहता है कि ईवीएम से बहुत ज्यादा दिक्कत है, ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। पूरी दुनिया में ईवीएम को बैन कर दिया गया है, लिहाजा हमारे देश में भी ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। कहा जा रहा है कि सीजेआई अगर ईवीएम पर कोई नया फैसला, बड़ा फैसला लेते हैं तो उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। अगर जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई सूर्यकांत बैलेट पेपर की बहाली कर देते हैं तो पूरा देश उनका आभारी रहेगा, क्योंकि दोस्तों देखा यही गया है कि जो भी सत्ता में आता है वो ईवीएम से प्यार करने लगता है और जो विपक्ष में होता है ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगता है। आज जो लोग सत्ता में हैं, कल वो ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज सत्ता में आते ही ईवीएम का ही समर्थन कर रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। जब ईवीएम को लेकर कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं कि ये तो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से जब भी सवाल पूछा जाता है तो चुनाव आयोग दो टूक कहता है कि ईवीएम पूरे तरीके से सुरक्षित है। जब कहा जाता है कि पूरी दुनिया में बैन हो गया, विकसित देश इसे नहीं अपना रहे, तो कहता है कि वहां का सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। हमारा देश बहुत विशाल है, यहाँ विशाल जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बैलेट पेपर की जरूरत नहीं है, ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है। आप लोग बताइए, क्या ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है? दोस्तों कोई भी चुनाव उठाकर देख लीजिए, वो 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने ऐसे ही चलता है। उसके बाद जब ईवीएम से मतगणना शुरू होती है सुबह 8 बजे, तो नतीजे रात 8 बजे ही आते हैं। तो ये कहना कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव होता है, मुझे लगता है कि इस पर चुनाव आयोग को और कोई ठोस जवाब देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के जवाब से देश की जनता जो है, खास तौर से जो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं विपक्ष, वो संतुष्ट नहीं है। अब देश की निगाहें जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों पर है। बहुत उम्मीदें हैं देश की जनता को, जस्टिस सूर्यकांत ईवीएम के मामले पर कोई नया बड़ा निर्णय लेंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जस्टिस सूर्यकांत से आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है, क्या जस्टिस सूर्यकांत अपने 2 साल के कार्यकाल में बैलेट पेपर की बहाली कर पाएंगे? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आपकी वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।